Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको UGC नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें. गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी इसके ऊपर एमसीक्यूज बनने के बहुत ज़्यादा चांस है बिकॉज हायर एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हुई हैं अभी लास्ट रिसेंटली 1-2 ईयर में. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है. सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज़ हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए. Guys, my name is Mohammad Azam. I am an assistant professor in GGS IP University Delhi for more than 3 years. तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. एंड गाइज वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको मैं करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ. इसके करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं. अभी तक आप लोगों ने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाके देख लो. इसी आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो हैं करंट अफेयर्स के. तो आप उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना. कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड में आपको करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs on new education policy with explanation. What is new education policy 2020? The National Education Policy 2020, जिसको हम NEP 2020 भी बोलते हैं, which was approved by the Union Cabinet of India on 29th of July 2020. तो ये डेट आपको याद रखनी है. This date is most important for your exam purpose. Outlines the vision of India's new education system. The new policy replaced the previous National पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. तो आपको याद रखना है कि पहले इंडिया में कौन सी एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. तो ये चीज भी आपको याद रखनी है यहाँ पर. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम. नाउ द पॉलिसी इज कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया. द पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम बाय 2030. ये डेट भी आपको याद रखनी है कि इस एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस क्या है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म कर देना बाय 2030. तो ये चीज भी आपको याद रखनी है एग्जाम के पर्पस से. द NEP 2020 इनेक्ट न्यूमरस चेंजेस इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी. इट एम्स to increase the state expenditure on education from around 4% to 6% of GDP. This is another topic, another thing that is most important for the exam. अभी जो आपका जीडीपी है अराउंड 2% से 4% के अराउंड एजुकेशन में जाता है, इसको 6% तक लेके जाना है. 4 to 6% अराउंड लेके जाना है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इंडिया में इंप्लीमेंट होने जा रही है. अगर इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं एजुकेशन के सेक्टर में तो जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अपने इंडिया का. नाउ अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इन विच ईयर. पहले इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही थी, उसको रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कर दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके. तो वो किस ईयर में किया गया था? दैट ईयर वाज 1985. ये आपको याद रखना है, 1985 में किया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019. वो किस पर्सन ने चेयर की थी? सो दैट वाज डॉक्टर कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंजन. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. NEP 2020 aims to increase the gross national enrollment ratio in higher education from 26.3% 2018 to 50% by which year. तो 2035 तक की बात की गई है कि तब तक जो अपना रेशियो है हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का उसको इंक्रीज कर लिया जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom Committee for Evolution of the New Education Policy submitted its report in May 2016. किस पर्सन ने जो चेयरमैन थे उस कमेटी के, वो कौन थे? तो ये कौन थे? लेट श्री TSR सुब्रमण्यन. यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TSR सुब्रमण्यन, former cabinet secretary, Committee for Evolution of New Education Policy submitted its report in May 2016, and based on this the ministry has prepared some inputs for the draft national education policy 2016. कई बार इसको ड्राफ्ट में कन्वर्ट किया गया, 16, 17, 19 तक चला है ये. उसके बाद 2020 में जाकर के फाइनली अपना न्यू एजुकेशन सिस्टम बन के आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन के आई.
क्वेश्चन नंबर 5 है, इन NEP 2020 दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू curricular structure. What is the new curricular structure? So guys, this is the most important question. आपको इसको अच्छे से समझना है. ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होगा इसका 5+3+3+4 करके जो अभी स्ट्रक्चर चेंज किया गया है. 10+2 अभी तक था, अब इस 10+2 को चेंज करके इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना दिया जाएगा. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ. इन NEP 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू 5+3+3+4 curricular structure corresponding to ages 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 years respectively. तो यहाँ पर आपको एज भी याद रखनी है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि जो आपका 5 है दैट इज फॉर 3 to 8 years ऑफ एज. जो स्टूडेंट्स 3 से 8 years के एज के बच्चे हैं वो स्टार्टिंग के 5 वाले स्लॉट में आएंगे. जो नेक्स्ट स्लॉट बनेगा 3 वाला वो आएगा 8 to 11 वाली एज में. जो नेक्स्ट स्लॉट बनेगा वो आएगा 11 to 14 वाले स्लॉट में. जो लास्ट स्लॉट होगा जो कि 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चे हैं, 9th 10th 11th 12th, ये जो लास्ट 4 साल हैं, लास्ट जो 4 इयर्स होंगे उनकी एज इतनी होनी चाहिए 14 to 18 ईयर्स. तो मतलब 18 साल होते ही आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगी. इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है. सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से वाले स्ट्रक्चर में आएंगे, सो कौन से वाले स्लॉट में आएंगे. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे समझनी चाहिए थी. आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को. ओके, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मच परसेंट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज 50%. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 gross enrollment ratio in higher education to be raised to 50% by 2035. गाइज यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, नेशनल नहीं है, यहाँ पर न्यू आएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा. ठीक है, आई थिंक यहाँ पर मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी है. सो आप इसको एक बार करेक्ट देख लेना. चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. with regard multiple entry and exit option in UG stream, that is undergraduate stream, which of the following pairs is not matched correctly? सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर. अगर आप 1 साल बाद अपनी ग्रेजुएशन डिग्री छोड़ के चले जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है. नेक्स्ट है कि अगर आप 2 साल तक रहते हो कॉलेज में, अपनी कॉलेज ड्यूरेशन में 2 साल तक अगर आप अटेंड करते हो कॉलेज तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा. अगर आप 3 साल तक डिग्री करते हो अपनी कंटिन्यू तो वहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी, दैट इज बैचलर डिग्री. और अगर आप 4 साल तक करते हो दैट इज 4 बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च आफ्टर 5 ईयर्स. तो यहाँ पर आई थिंक ये 3 और 4 जो है वो गलती से लिख दिया है, ये ऑप्शन नंबर था, ऑप्शन सी एंड डी है. तो बैचलर डिग्री आफ्टर 3 इयर्स मतलब 3 साल अगर आप कॉलेज में रुकते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी. अगर आप 5 साल तक रुकते हो तो आपको बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिलेगी. तो यहाँ पर आपको देखना था कि कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं है, नॉट मैच्ड करेक्टली. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 ईयर्स नहीं 4 ईयर्स आएगा. ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि जो आपका ईयर है आपके कॉलेज ड्यूरेशन का वो मैक्सिमम 4 ईयर्स तक रखा गया है. फर्स्ट ईयर में छोड़ दोगे, फर्स्ट ईयर तक पढ़ोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर तक पढ़ोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर तक पढ़ोगे तो बैचलर डिग्री एंड फोर्थ ईयर तक पढ़ोगे तो बैचलर विद रिसर्च मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दैट इज बैचलर्स विद रिसर्च आफ्टर 5 ईयर्स. तो ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 ईयर्स होना चाहिए था. सो गाइज आई थिंक सबको समझ में आ गया है. यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में. सपोज करो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि 1 ईयर में क्या मिलता है, तो 1 ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलता है. 2 इयर्स में क्या मिलता है, तो डिप्लोमा मिलता है. तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सिर्फ इसी क्वेश्चन को याद नहीं रखना है, इसके सारे एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर NEP 2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, दैट इज ग्रेड 5th क्लास तक आप मदर टंग में पढ़ा सकते हैं और इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं वो 5th क्लास तक दिए जा सकते हैं मदर टंग में. सो ये चीज आपको याद रखनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Vocational education will start in school from the which grade that will also include internship. तो grade 6 से start करनी है vocational study, जो कि बहुत ही important चीज है. काफी चीजें जो है बच्चों को सीखने को मिलेंगी, प्रैक्टिकली चीजें सिखाई जाएंगी और इसमें इंटर्नशिप रखी गई है. तो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगा ऐसा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिजायरेबल इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 National Assessment Center Parakh will be set up as a standard setting body. What does letter R stand in Parakh? So guys, यहाँ पर आपको परख की फुल फॉर्म याद रखनी है, that is most important thing. तो यहाँ पर जो R की
करता है परख के अंदर, तो आर का मतलब हो जाएगा पर रिव्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू। अब हम देख लेते हैं कि परख की फुल फॉर्म है क्या एग्जैक्टली। द प्रपोजल टू सेट अप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख, दैट इज द फुल फॉर्म इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पर डी नहीं है परख में, लेकिन फिर भी हम डेवलपमेंट यहाँ पे लगाएंगे बिकॉज इसमें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। सो गाइस आपको परख की जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बोली गई है। परख जो है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है अच्छे से। As a standard setting body under the Ministry of Education indicates the government is keen to provide a regular check on the education system. So यहाँ पर आपको जो परख की डेफिनेशन है, परख की जो फुल फॉर्म है वो अच्छे से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लेटर पी स्टैंड फॉर इन एनपीएसटी दैट फाइंड्स मेंशन इन एनईपी 2020? एनपीएसटी के अंदर पी का क्या मतलब है, पी किस लिए है यहाँ पर? सो हम लोग एक बार देख लेते हैं पी का, पी जो है यहाँ पर किस चीज के लिए स्टैंड करता है। सो पी स्टैंड फॉर प्रोफेशनल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एमिंग फॉर हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अमंग टीचर्स, द ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज प्रपोज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स और एनपीएसटी बाय 2022। 2022 तक एनपीएसटी जो है वो बन जाएगा, एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। और वो किस लिए होगा? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएसटी। ये चीज आपको याद रखनी है गाइस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएसटी। एनपीएसटी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर तो एग्जैक्टली आपसे पूछा गया था कि पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल है, बट आपको कंप्लीट इसकी जो है आपको याद होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफएसई। ये चीज भी आपको याद रखनी है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीएफएसई जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सो दिस इज द नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। याद रखना है इसकी फुल फॉर्म ये है। 2020-21 विल बी डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये एनसीईआरटी जो है इसको डेवलप करेगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब एनसीईआरटी का देख लेते हैं, एनसीईआरटी है क्या, सभी को पता होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन सेक्टर में हमारे इंडिया में, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म ये है गाइस, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, किसको? एनसीईआरटी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन एनईपी 2020? एनईपी 2020 में किसकी बात नहीं की गई है? तो जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है, जिसमें ट्रांसजेंडर की बात की गई है, और अगर उन लोगों के लिए फंड भी इकट्ठा किया जाएगा ताकि उनकी जो एजुकेशन है उसको की जा सके, तो जेंडर इंक्लूजन की बात की गई है। बाल भवन की बात की गई है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। सामाजिक चेतना केंद्र की बात की गई है। जोनल टैलेंट हंट की बात नहीं की गई है। सो दिस इज द राइट आंसर, इसकी बात जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ द न्यू सीट्स दैट विल बी एडेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर। कितनी नई सीटें इंक्लूड की जाएंगी हायर एजुकेशन के अंदर? तो 3.5 करोड़ जो है ऐसी बात की गई है कि 3.5 करोड़ जो है वो नई सीटें क्रिएट की जाएंगी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। गाइस दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म। HECI की फुल फॉर्म क्या होती है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। That will act as a single overarching umbrella body for the entire higher education system, does not include which education sector? तो इसके अंदर कौन सा सेक्टर है जो ये इस बॉडी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन जो है इसके अंदर कवर नहीं किया जाएगा। तो HECI के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। HECI विल हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स। कौन कौन सी चीजें होंगी इसके अंदर? एंड नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो कि इसके अंदर होगा फॉर रेगुलेशन पर्पज, NHERC। इसकी फुल फॉर्म गाइस याद रखना है, यहाँ पे लिखी हुई है सामने। गाइस फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। जनरल एजुकेशन काउंसिल, GEC फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, HEGC फॉर फंडिंग कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को फंड करने के लिए इस काउंसिल को बनाया गया है, HEGC। इसकी फुल फॉर्म याद रखना। नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल फॉर एक्रीडेशन के पर्पज से भी NSC को बनाया गया, तो पहले से ही है नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। तो गाइस इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है। मैं ऐसे भी कर सकता था कि इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर किया और आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको यहाँ पे डाल दी है, इनको याद कर लेना प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज पर NEP 2020 NMM स्टैंड फॉर, NMM का मतलब क्या है 2020 जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर? तो NMM का मतलब है नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग।
तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एनएमएम का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है गाइज, मुझे लगा ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो मैंने यहाँ पर डाल दी है। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा था कि हो सकता है कि मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन ना बने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, तो हमें बाकी चीजें भी पता होना जरूरी है, तो मैंने राइट टू एजुकेशन के बारे में यहाँ पे डाल दिया है। वैसे मोस्टली बच्चों को पता होगा। राइट टू एजुकेशन, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। एज ग्रुप याद रखना गाइस, इनकी बात की गई है राइट टू एजुकेशन के अंदर, इनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है एक्ट के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है। तो आपको एज याद रखनी है यहाँ पर, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज है द एक्ट कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 अप्रैल 2010। 2010 में ये एक्ट बना था, कम टू एग्जिस्टेंस आया था। सो गाइस ये दो चीजें हैं जो कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद रखना कि राइट टू एजुकेशन में इस एज ग्रुप की बात की गई है, प्लस ये जो एक्ट था वो इस डेट को बना था। तो चलिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा था? 17 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3 बाय 2025 विल बी प्रिपेयर्ड बाय। कौन प्रिपेयर करेगा इस चीज को लेकर के? तो स्टेट्स प्रिपेयर करेंगे, अपने अपने जो स्टेट्स हैं, हमारे डिफरेंट जो स्टेट हैं वो खुद ही प्रिपेयर करेंगे इस चीज को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्राउट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर एनईपी 2020। कितने बच्चों को वापसी लाया जाएगा? तो 2 करोड़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हम वापसी एनईपी 2020 के अंदर लेके आएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 टारगेट्स 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय विच ईयर। तो 2030 तक बोला गया है कि इस चीज को अचीव कर लिया जाएगा। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study से क्या मतलब है हमारा? वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स। ये जो 2 पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके। इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइज इन नोट्स, इन अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पर आपके जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर 1। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। गाइज कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल पिक कर पाना। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपको जो क्वेरी का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज कई बार क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में। और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स से पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज
finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके। जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ, जो भी UGC NET या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।